एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी वाला। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज हमारे साथ हैं तहजीन, जिन्होंने बिहार जुडिशरी को क्वालिफाई किया है विद 20th रैंक। सो आई वेलकम यू मैम हियर एट दिस प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ मैम आई है हमें बताने के लिए कि कैसी रही उनकी जर्नी, क्या चीज उनको इंस्पायर करती है और क्या चीज की वजह से सक्सेसफुल हुई। एंड एडिशनली आई वांट टू टेल यू कि इन्होंने वेस्ट बंगाल जुडिशरी भी क्वालिफाई किया है 2nd रैंक से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम तज़ीन बिनते वहीद है एंड आई बीन ब्रॉट अप इन लखनऊ। मैं वैसे तो बिलोंग करती हूँ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है एक, उसमें एक छोटा सा गांव है मौदाहा, बट मेरी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ लखनऊ में हुई है। उसके बाद फिर मैंने लॉ किया है एएमयू से और उसके बाद ही मैं इस पढ़ाई में मतलब जुट गई थी। मतलब एज सच मैंने और कुछ नहीं किया। ओके, सो मैम जब आप अपने एएमयू से अपना लॉ परस्यू कर रही थी तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है? नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जुडिशरी नहीं करना था। मेरा एम ही नहीं था जुडिशरी का। मैं पूरी तरह से कॉर्पोरेट में थी एंड आई हैव डन लाइक रियली गुड इंटर्नशिप्स इन फर्म्स लाइक अमरचंद मंगलदास, लूथरा एंड लूथरा, एजीबी, इन ब्रिटानिया कंपनी ऑल्सो। तो मेरा पूरा सेट था कि मुझे जॉब ही करनी है, कॉर्पोरेट ही मैं करूँगी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे जो जुडिशरी में थे बट मुझे कभी एक्साइट नहीं किया। बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया कोविड में, क्योंकि मैं 2021 की पास आउट हूँ। तो उसके बाद अब जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी। तो मैं ट्राई कर रही थी जॉब्स का बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर इवेंचुअली मेरी फ्रेंड्स भी कर रहे थे, रुखसाना जिसने भी हरियाणा का निकाला है और उसने भी मेरे साथ वेस्ट बंगाल निकाला था। तो वो लोग सब लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फिर मैंने भी सोचा मैं कोई जॉब नहीं लग रही है, फालतू में बैठी हुई हूँ ऐसे, तो मैं ट्राई करती हूँ। तो धीरे धीरे करके जब मैंने एग्जाम्स देना स्टार्ट किया तो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ रिसर्चर का एग्जाम होता है एक, वो मेरा पहला एग्जाम था। मैंने वो दिया था और शायद 0.5 या ऐसे बहुत पॉइंट से रहा था मेरा मार्जिन। तब मुझे लगा कि ओके आई कैन डू दिस थिंग। तो वहां से कह सकती हैं आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बेसिकली ऑल इन ऑल इट्स डेस्टिनी प्लान, मतलब नॉट माइन। ओके, दैट्स सो स्वीट। नो, आपको जो सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम था उसने एक किक दी कि यार लेट्स गिव एग्जामिनेशंस आल्सो, लेट्स ट्राई वंस, राइट? सो जो आपकी ये जर्नी थी तो इसमें आपने कैसे स्टार्ट किया? खुद को पहले आपने कन्विंस किया कि हाँ देखो एग्जाम में अगर मैं थोड़े मार्क्स से रह रही हूँ तो मैं एग्जाम क्वालिफाई कर ही लूंगी, राइट? सो कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या किया, मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम के लिए आपने तैयारी शुरू करी, आप थोड़े से मार्क्स से रह गए, बट फिर जुडिशरी एग्जाम के लिए क्योंकि आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे थे, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी? स्टार्टिंग में अब तो जुडिशरी का मतलब जुडिशरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ रिसर्चर का एग्जाम है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। मतलब अब तो टोटली पूरा उन्होंने बहुत लंबी लंबी पिटिशंस आती हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ता है। पहले जब मैं दे रही थी तो वो काफ़ी कुछ जुडिशरी से मिलता जुलता था। तो जब मैंने दिया था और मेरा कुछ मार्क्स से रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जैसे रुखसाना है तो उसने बोला था कि ये काफ़ी कुछ सेम पैटर्न पे है, तो एक बार ट्राई करो जुडिशरी का। तो वहाँ से जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। बट हाँ, एस्टॉनिशिंग एक फैक्ट ये है कि मेरे प्रीलिम्स नहीं निकलते थे स्टार्टिंग के जुडिशरी में। आई थिंक मैंने 10 to 12 प्रीलिम्स दिए होंगे, कोई स्टेट नहीं छोड़ा होगा, और मेरे प्रीलिम्स नहीं निकलते थे। भाई मतलब ऐसा भी नहीं होता था कि कट ऑफ से पास हो, जैसे ये तो सुप्रीम कोर्ट का तो फिर भी पास था, बट मेरे जो जुडिशरी के प्रीलिम्स थे ना, आई रिमेम्बर अगर कट ऑफ जा रही है 125 तो मेरे 100 होंगे, 90s में मार्क्स होंगे, बहुत बहुत गैप रहता था। तो मुझे ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता था कि मतलब शायद नहीं है ये, क्योंकि 3 स्टेप्स का पूरी जर्नी है, फर्स्ट स्टेप ही नहीं निकल रहा है और वो भी इतना लंबा, और मैं ऑलरेडी 10-12 एग्जाम दे चुकी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं है ये, मुझे अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया। बट मेरे एक टीचर थे अनुराग सिंह, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, उन्होंने मुझे मतलब कॉन्फिडेंस दिया था। और जब एक स्ट्रेंजर से और बेसिकली आपके टीचर से, मैं तो उन्हें मेंटोर गुरु सब मानती हूँ, जब उससे आता है ना आपको कॉन्फिडेंस, ही सेड टू मी, आई स्टिल रिमेंबर दैट, कि तज़ीन यू हैव दैट IQ कि तुम एग्जाम निकाल सको। तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट की। मुझे ऐसा लगा कि ओके, टीचर ने इतनी बड़ी बात कही है तो आई शुड मतलब एक बार और अच्छे से ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद से, मैं कह सकती हूँ कि वो एक फेज में एक ब्रेक था कि उसके बाद आई ट्राइड कि चलो अब एक एटलीस्ट लास्ट ही बहुत अच्छे से ट्राई करना है। तो मेरा पहला प्रीलिम्स निकला था वेस्ट बंगाल का ही, और वो पहला प्रीलिम्स निकला, पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू, और मेरा वो क्वालिफाई हो गया। दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट। सो तैयारी जब आप कर रहे थे तो किस तरीके से आपने प्रीलिम्स मेंस को टारगेट किया?
प्रीलिम्स की तो मेन मतलब सेम ही होती है, बेसिक जैसे तैयारी सब लोग करते हैं। मैं हाँ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी ये जुडिशरी का कोई भी स्टेट का एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले एटलीस्ट 3 बार की रीडिंग तो आपकी पूरे सब्जेक्ट की होनी चाहिए। 3 बार मैं बहुत मिनिमम कह रही हूँ। अगर अभी मुझसे कोई पूछेगा ना कि आपने कोई सब्जेक्ट कितनी बार पढ़ा है, शायद 50 क्रॉस हो चुका होगा, मैंने इतनी बार पढ़ा है। तो वो लेवल आपका तभी आता है जब आप बहुत रिवीजन करते हो। जुडिशरी में कोई ऐसी मतलब बहुत ही मैं कहूँगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है और उसी चीज़ को रिवाइज करते रहना पड़ता है, क्योंकि वही सेक्शंस आएंगे, वही केस लॉज आएंगे और वही चीज़ होगी। तो आपको मेमोराइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो कैसे होगा? मेरी बहुत बुरी है मेमोराइजेशन, मतलब लाइक फॉर मी, मैं ऐसे ऐसे भूलती हूँ केसेस, मैं सेक्शंस ऐसे भूलती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते सेक्शंस और ये सब। बट वही रिवीजन करते करते, तो प्रीलिम्स के लिए अगर जैसे आपका नोटिफिकेशन आ गया है तो आप 1 महीने पहले से अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया है तो इट्स गुड। बट उससे पहले मैं बता रही हूँ क्योंकि सारे आपके सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए। और आप कभी तैयारी प्रीलिम्स को लेकर मत करिए, हमेशा मेंस को लेकर करिए। आपकी स्टार्टिंग ही मेंस से होनी चाहिए कि मुझे मेंस पढ़ना है और मैं पूरी तैयारी मेंस कर रही हूँ। फिर जब नोटिफिकेशन आया 1 महीने पहले आपने प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। प्रीलिम्स के लिए अगर आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है 1 महीने मतलब वुड सफिस। लेकिन हाँ, मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसके लिए हमेशा से आपको तैयारी रखनी चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया कि हमें जो है प्रिपेयर करना है अगर प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, बेसिकली हम मेंस की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स अपने आप ही हो जाता है। Exactly, उसका हाँ। मूल मंत्र तो मैम ने ये बताया है कि हम्म। भाई आपको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, राइट? सो मैम, इफ आई आस्क अबाउट जीएस एंड जीके पार्ट, बिकॉज बिहार जुडिशरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीके और जीएस, राइट? सो उसको कैसे आपने केटर किया? सारे एस्पिरेंट्स की तरह मुझे भी बहुत डर लगता है जीके जीएस से, क्योंकि कोर्स लिमिटेड नहीं है। यूपीएससी कोई आप ले लीजिए तो कोर्स लिमिटेड नहीं है। हालांकि यूपीएससी के कंपैरिजन में काफी कम ही लेवल पर आती है जीके और जीएस, बट फिर भी हम लोग के लिए तो है ही वो, क्योंकि यूपीएससी में एटलीस्ट क्या होता है, हर बैकग्राउंड का इंसान दे सकता है आपका यूपीएससी का एग्जाम। जुडिशरी में सिर्फ लॉ ही बैकग्राउंड का दे सकता है, और लॉ में ऐसे कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते जीके जीएस के। अगर आपने बीएल एलबी किया है तब तो आपको फिर भी मिल जाएंगे, बीबीएल एलबी भी होता है। इन सब में आपको ऐसे आर्ट साइड के सब्जेक्ट ऐसे जीके जीएस के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा टास्क था। तो मैंने जीके कोचिंग की थी स्पेसिफिक, तो मैंने जीके उसी से किया था काफ़ी ज़्यादा। एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी काफ़ी, उसके बाद कोचिंग के जो लेक्चर्स थे मैंने उसके नोट्स बनाए थे। तो मेरी काफ़ी एग्जॉस्टिव तैयारी की थी जीके की, जो कि मैं कहूँगी उतनी नेसेसरी नहीं है स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए और जुडिशरी के लिए स्पेसिफिक। बट मैं अपनी ऑनेस्टली बताऊंगी तो मैंने जीके की बहुत एग्जॉस्टिव तैयारी की। और जीएस जनरल साइंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, 100 मार्क्स का आता है मेंस में और प्रीलिम्स में भी आता है, वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरा तो आर्ट्स का बैकग्राउंड है, मैंने 11th-12th ह्यूमैनिटीज से किया है। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था जीके मतलब जीएस बेसिकली करना। जीके तो फिर भी मैंने आर्ट्स से क्योंकि किया है तो मैं एनसीईआरटी वगैरह से वेल ऑफ थी, बट जीएस बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो उसके लिए भी मैंने कोचिंग ही की थी, मतलब है एक कोचिंग, तो आप उससे मैंने सारे उनके लेक्चर्स किए थे और जितना भी उन्होंने जो जो पढ़ाया था तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे, उसी से किया था। क्योंकि जीएस जो बिहार में आती है बहुत इजी नहीं होती है। वो आपको 10th लेवल की जीएस पूछते हैं और वो इतनी इजी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पूछेंगे वो, ठीक है। अब ऐसे तो हम बता देंगे अरे हाँ ये होता है वो होता है, आपको लिखना है उसमें बेहतरीन आंसर आपको लिखना है। 2-3 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका एकदम पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए आंसर का, कि डिस्टेंस में ये होता है, डिस्प्लेसमेंट में ये होता है और ये दोनों का डिफरेंस है। आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं व्हाट इज लाइट। ऐसे सुनने में बहुत लग रहा है कि अरे लाइट है, बट आपको प्रॉपर उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देनी होगी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसे ट्रैवल करती है ऐसे। तो हाँ, तो उसके लिए जीएस आपको कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऐसे ही सोचें कि मतलब हो जाएगा, हाँ इतना आता है, नहीं हो पाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हाँ, जीके के लिए भी मैंने कोचिंग की थी और उसके लिए भी मैंने नोट्स बनाए थे जो कि कोचिंग के नोट्स थे। और जीएस का भी यही था कि मैंने पूरी कोचिंग की, उनके पता नहीं 60-70 लेक्चर्स थे, पूरे मैंने किए थे और मैंने उसके नोट्स बनाए थे, ऐसे ही किया था। ओके, सो एज शी टोल्ड अस कि भाई जीएस और जीके की आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज यूपी और बिहार जुडिशरी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज ये है कि भाई जीएस और जीके को नहीं छोड़ना है, क्योंकि लॉ तो आई बिलीव सभी पढ़ रहे हैं Exactly. और सब एक जैसा ही लिख कर आते हैं। बट जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट जीएस और जीके पे फोकस करता है वो डेफिनेटली बाजी मार जाता है। सो मैम, अब क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुकी हैं और ऑलरेडी आप बिहार वेस्ट बंगाल जुडिशरी में सेलेक्ट हो गई थी, तो व्हाट इज द फीलिंग, लाइक कैसा फील कर रही हैं कि भाई नाउ आई एम अ जुडिशियल ऑफिसर, अब मैं जस्टिस करूंगी लोगों के साथ?
सो कैसा फील कर रही हैं और आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन है? पहला रिएक्शन जो मैं पहली बार सिलेक्ट हुई थी वो एक बहुत मतलब दैट्स टोटली डिफरेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शन था उनका कि पहली बार बेटी जज बनी और मेरा रैंक सेकंड था। तो किसी को उम्मीद नहीं होती है, सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि अरे लास्ट का भी मिल जाए, बस हो जाए सिलेक्शन, क्योंकि जुडिशरी में क्या है, यूपीएससी की तरह नहीं है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, आप फर्स्ट आओ आप लास्ट आओ, सर्विस सेम है। तो मतलब हम लोग को यही था कि लास्ट भी आ जाए तो हो जाए। उसमें से रैंक सेकंड आई थी तो घर वालों का तो मतलब अलग ही सीन था। और मैं जिस जगह से आती हूँ, मैंने आपको बताया जैसे मौदाहा से, तो वहां पे ऐसे लड़कियों की एजुकेशन को बहुत ज्यादा ऐसे प्रमोशन नहीं दिया जाता है। आई एम लकी इनफ कि मेरी इमीडिएट फैमिली फिर भी मतलब पढ़ी लिखी थी, उन्होंने इतना पुश किया मुझे। बट मतलब वहां पे ऐसे लड़कियों की एजुकेशन को कंसिडर ही नहीं करते। 2021 की हुई शादी कर देनी चाहिए। इनफैक्ट मतलब चाइल्ड मैरिजेस भी होती हैं वहां पर। तो जब मेरे घर वाले मुझे पढ़ा रहे थे, मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही थी स्पेसिफिक कि नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था लॉ करने के लिए। मेरा तो कुछ, मैं लॉ भी नहीं करना चाहती थी, मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा लॉ का भी सीन नहीं था। इनफैक्ट मेरा मास कॉम में जामिया का मैंने एंट्रेंस दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा लॉ का भी कुछ सीन नहीं था, इट्स ऑल टोटली डेस्टिनी प्लान्ड है। तो मेरी मम्मी का ही था कि नहीं लॉ करना है सब। तो वहां के लोग बहुत से ताने मारते थे कि मतलब बेटी को पढ़ा रही है और अफसोस होगा, बाहर इतना ज्यादा आजादी देती, वही जो टिपिकल एकदम गांव के लोग होते हैं जैसे बोलते हैं, तो वैसे ही सीन था। बट मेरी मम्मी मेरे पापा मतलब दे वर लाइक कि दे टर्न कोल्ड ईयर कि ठीक है भाई, हमें कुछ मतलब सुनना ही नहीं है, हमें अपनी बेटी पे यकीन है। तो उस तरीके से जब फिर मेरा सिलेक्शन हुआ ना, तो वो जो गांव में जो सेलिब्रेशन था ना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लड़कियों के जो पेरेंट्स थे उनका जो माइंडसेट चेंज हुआ है कि नहीं हम भी पढ़ाएंगे अपनी बेटियों को। उन्होंने फला फला ने अपनी बेटी को पढ़ाया, उन्होंने मतलब सिलेक्शन हुआ तो अब हम भी पढ़ाएंगे अपनी बेटी को। वो मेरे लिए मैं कहूँगी सबसे ऊपर था। मतलब दैट वाज लाइक, मतलब मैंने एक लेगेसी काइंड ऑफ क्रिएट कर दी हो कि लोग अब मेरा एग्जाम्पल देंगे कि ऐसे मत बोलो, उसकी लड़की थी, वो सिलेक्शन लिया, उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, तो अगर आप भी अपनी बच्चियों को पढ़ाओगे तो ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो सो आपकी स्टोरी जो है वो दूसरी लड़कियों को मोटिवेट करेंगी और सपोर्ट भी करेंगे कि वो भी अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकें। दैट्स रियली नाइस एंड आई वुड से कि इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग मैम व्हेन यू फील दैट कि आपकी वजह से दूसरी लड़कियों को भी मौका मिलेगा आपके एरिया के, और इनफैक्ट नॉट ओनली योर एरिया, आई वुड से द इंटायर कंट्री इंडिया, जहाँ पे भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है वहाँ पे ये एग्जाम्पल देके लड़कियों को पढ़ाया जाएगा और उन्हें भी मौका दिया जाएगा कि वो भी कुछ करके दिखा सकें और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सके। सो जर्नी में आपने बताया कि प्रीलिम्स की तैयारी आपने बेरैक को बार बार पढ़ के करी, रिविजन करके करी। आंसर राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? क्योंकि आंसर राइटिंग मेंस में जितने नंबर आते हैं उससे आपकी रैंक डिसाइड होती है इंटरव्यू में, उसी तरीके से आपको इंटरव्यू में भी जज किया जाता है। सो आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया था? मैं कहूँगी मतलब थोड़ा सा इस पार्ट पे, क्योंकि मैं आर्ट साइड की हूँ, तो मुझे आंसर राइटिंग आर्टिकुलेशन आता था पहले से ही। तो ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मैंने मेहनत की थी, क्योंकि आर्ट साइड की थी मैं, ऐसे ही होता है वहाँ पे लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं। और मेरा कॉलेज भी एएमयू इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट प्ले करता है, क्योंकि उनके भी ऐसे ही एग्जाम्स होते हैं कि आपको लिखना ही पड़ता है। तो मैं कहूँगी कि उस सेंस में कि मुझे एकदम ही कुछ बेहतरीन अलग तैयारी करनी हो, वैसा तो ऐसा नहीं था कुछ। बट हाँ, मैं कहूँगी कि मैंने ना अपने आंसर को हट के बनाने की कोशिश की। जैसे कि अब रेस जुडिकाटा पूछा है या मतलब डबल जेओपार्डी वगैरह पूछा है, तो मैं सेक्शन 11 सिर्फ नहीं लिखूंगी कि सेक्शन 11 में ये है, पूरे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, वो सब लिख कर आएंगे। मेरा आंसर बाकियों से अलग होना चाहिए। मेरी अप्रोच ही यही थी कि सारे लोगों को पता होगा कि रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है, बट मेरा आंसर तजीन का आंसर है, ये कैसे अलग होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने वर्क किया, और उसके लिए मैं बताऊंगी जैसे कुछ कुछ टिप्स होती हैं। आप कनेक्ट करिए लॉस को, जैसे मैंने रेस जुडिकाटा का एग्जांपल दिया है, तो डबल जेओपार्डी से कनेक्ट हो सकता है वो, आप उससे एस्टॉपल से डिफरेंट बता सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप अलग अलग लॉस को कनेक्ट करेंगे ना, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। ऊपर से मैं क्योंकि आर्ट साइड क्यों ना, तो मैं थोड़ी आर्टिस्टिक और फिलोसफिकल आंसर्स लिखती हूँ। मेरे आंसर्स एकदम टिपिकल आपको लॉ के वाले नहीं मिलेंगे। मेरी स्टार्ट होगी एकदम कोट से कि फला फला थिंकर ने ये कहा है, तो अब हमारे आंसर में ऐसा लगेगा। कोई मैगजिम मैंने लिखा होगा, तो मेरे आंसर्स ना ऐसे ही होते थे। मेरे आंसर आपको टिपिकल पैटर्न पे नहीं मिलेंगे कि सेक्शन 11 बताया है, सारे एसेंशियल्स बता दी, केस लॉ नहीं। मैं स्टार्ट ही करूंगी किसी कोर्ट से, किसी थिंकर से, और उसने कोई बात कही लीगल मैगजिम से, और फिर वो हमारे उसमें कैसे आ रहा है, और फिर लास्ट में कंक्लूड करूंगी कि
डिफरेंट लॉ से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये कोई रीसेंट केस लॉ आ गया तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब को करके ना आप ना आंसर इनहांस कर सकते हैं। आपका आंसर जैसे ही दूसरों से हटके होगा ना, आपको मार्क्स मिलेंगे ही, पक्का मिलेंगे। क्योंकि मेरे वेस्ट बंगाल में मेरे मेंस में हाईएस्ट मार्क्स थे, मतलब That's हाँ, great. टॉपर से भी ज्यादा मार्क्स थे मेरे। बस वो इंटरव्यू में आई थिंक 1.5 मार्क्स का डिफरेंस था, वो इंटरव्यू की वजह से था। यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी मैंने, और मैंने बिहार में भी वही चीज की थी कि आप मतलब कितना अच्छा और मतलब डिफरेंट आंसर आपको लिखना है। और उसकी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी कि आप मतलब नए केस लॉस, कोई रीसेंट केस लॉ ऐड हुआ है वो ऐड कर सकते हैं, लीगल मैग्जिम्स, कोई कोर्ट, और कुछ आप हिस्ट्री से अगर कनेक्ट कर सकते हैं कुछ, तो आप वो भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, आपने कुछ फीमेल से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो आप हिस्ट्री थोड़ा बता दिया, तो इस सब से आपका आंसर डिफरेंट हो जाता है। तो इससे आपको आप पक्का अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो आंसर राइटिंग के लिए मैम की टिप ये है कि आप कनेक्टिविटी से आंसर Exactly. लिखें, बी इट विद एनी सब्जेक्ट, बी इट विद अदर लॉ सब्जेक्ट्स। आप ऐसे कनेक्टिविटी करके लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल फेंच मार्क्स फ्रॉम, और दैट विल गिव यू एन एज फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स। सो मैम के जो ये इनसाइट्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ हर प्रिपरेशन, दैट इज रियली ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, आई वुड से हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो इंटरव्यू प्रोग्राम में जुडिशरी वाला ने आपकी कैसे हेल्प करी? एक्चुअली में बताएं, बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि मैं ना बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अपना सिलेक्शन बताऊं कि नहीं बताऊं। और मैंने काफ़ी जगह मॉक्स दिया था, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग मुझे डिफरेंट बोल रहे थे। हर किसी का फीडबैक ही एकदम अलग था। नहीं बताओ, वो लोग ये सोचेंगे, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, मेरे लिए थर्ड स्टेट था बिहार। मैं ऑलरेडी एक जगह की हूँ जज, मैं एक सेकंड स्टेट में दे रही हूँ, एंड आई बिलोंग टू अ थर्ड स्टेट। तो सब लोग ये बोल रहे थे कि वो एक ही मतलब डिफरेंट उनके दिमाग में क्रिएट करेगा, और क्या कहते हैं, शायद आपका नेगेटिव हो जाए इसमें मार्क्स, और लाइक वो लोग ये सोचे कि ये इसकी तो आदत ही हो गई है छोड़ने की एग्जाम। तो मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी। बट फिजिक्स वाला का जो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, एकदम लास्ट मेरा मॉक था, उसमें जस्टिस राजेश टंडन आए थे, और आई गेस उन्होंने मुझसे बोला था कि कैलकाटा हाई कोर्ट के भी रिटायर्ड जस्टिस आए थे, एक और टीचर भी मतलब प्रोफेसर थे, 3 लोग थे। उन्होंने मुझे बहुत क्लैरिटी दी थी। आई रिमेंबर मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं कैसे क्या करूं, तो उन्होंने मुझसे बहुत सिंपली एक चीज बोली थी कि बी फेयर विद द पैनल, जस्ट डोंट लाई टू देम, एंड मतलब छुपाओ भी मत, क्योंकि वही ना, साइलेंट अमाउंट्स टू फ्रॉड समटाइम्स, तो मत छुपाओ। और ये आपका एक्सपीरियंस ही ऐड करता है, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं क्रिएट करेगा। तो जब जस्टिस से आ रही थी ना वो बात, स्पेसिफिक जस्टिस राजेश टंडन का मैं नाम लेना चाहूंगी, उन्होंने बहुत इंकरेज किया था मुझे। उन्होंने उसी वक्त मुझे बोल दिया था कि आई गेट सिलेक्टेड। Oh, that's उन्होंने so sweet. मॉक इंटरव्यू में ही बोल दिया था कि आप हमें काफी डिफरेंट लगी, और क्या कहते हैं, आप यू विल गेट सिलेक्टेड। ऑल्दो मैंने बहुत ही बकवास जवाब दिए थे, मुझे खुद भी लग रहा था कि मैं सही जवाब नहीं दे पा रही हूँ। बट मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, इंटरव्यू में वो लोग नॉलेज नहीं टेस्ट करते हैं। मतलब आई विल टेल यू, मेरा बंगाल का जो इंटरव्यू था, रियल इंटरव्यू, उस पर उन्होंने मुझसे पूछा था एंटी डिफेक्शन के शेड्यूल में, और मैं भूल गई थी उस टाइम पे। Okay. दैट इज सच अ सिंपल आंसर, और मैं भूल गई थी। मैंने उनसे 10 सेकेंड्स भी मांगे, और मैं फिर भी नहीं बता पाई। तो मतलब ये होता है, एंड दैट्स प्रिटी नॉर्मल। लोग आर्टिकल 14 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग पूछ लेते हैं कि इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बताइए। तो दैट इज प्रिटी नॉर्मल। उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है ना कि आपको मतलब सही सही भी आप गलत मतलब बोल देते हैं, और वो लोग चेक भी नहीं कर रहे हैं। ये ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंस हो चुका है, वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर चुके हैं। तो मतलब फिजिक्स वाला में जो मॉक हुआ था, तो उन्होंने जब मुझसे ये चीज कही थी ना कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, और आप मतलब बी फेयर टू द पैनल एंड ऑल, तो मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिला था। वो मेरा लास्ट मॉक था, और मैंने बताया एक्चुअल में, एंड मतलब जो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके 2 क्वेश्चंस थे रियल जो इंटरव्यू हुआ था, कि आपने लॉ कब किया और आप अभी क्या कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, मैं ज्वाइनिंग का वेट कर रही हूँ, और मतलब फिर वही लॉ के क्वेश्चंस उन्होंने किए, तो एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो मेरे लिए उनकी टिप बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल थी, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। सो पॉजिटिविटी मिली आपको, Exactly, एक रे ऑफ हाँ। होप कि आप इतने कंफ्यूज थे, तो उससे आपको Exactly. एक पॉजिटिविटी मिली, एंड डेफिनेटली पॉजिटिविटी होती है, आई बिलीव, तो सब कुछ अच्छा होता है। एग्जैक्टली, हाँ। सो आपकी जर्नी बहुत अच्छी थी। कुछ टिप्स अगर आप हमारे एस्पिरेंट को देना चाहें? टिप्स एज इन, मैं अगर तीनों स्टेज का जल्दी से सम अप करूं, तो मैंने बोला बेयर एक्ट्स, प्रीलिम्स के लिए बेयर एक्ट से बाहर आता ही नहीं है। आप दिल्ली को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, उसमें कई बार आपको ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको केस लॉ से थोड़ा होना चाहिए। बट बेयर एक्ट सफ इज द नीड। आप इतनी बार बेयर एक्ट पढ़ेंगे, आपके दिमाग में छप जाए, और आप हर बार एक बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, आपको कुछ अलग दिखेगा ही। उसके बाद क्या कहते हैं, सेकेंड आपका मेन्स हो जाता है। तो मैंने बोला कि ट्राई टू मेक योर आंसर्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, और थोड़ा हटके। और इंटरव्यू में मतलब जस्ट बी काम, आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है वहां पर। मतलब रिसेंटली मेरा एक मॉक इंटरव्यू वायरल हुआ है, और मैं उसमें कमेंट्स देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है।
मतलब लिटरली उसमें कमेंट है ये कि भाई लोग मतलब यकीन रखो कि तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है, आप होप लीजिए, बट ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि वो लोग नॉलेज का टेस्ट नहीं करते हैं। मैंने भी बहुत ज्यादा ही मतलब एकदम ही गूफ अप किया है वहां पर, बट इट्स ओके। मतलब आप नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, तो इंटरव्यू के लिए देयर इज ओनली वन की बी काम। भले ही आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाओगे ना, आई हैव मतलब हर्ड ऑफ स्टोरीज ऑफ पीपल जिन्होंने 10 में से 6 के जवाब नहीं दे पाए, वो दे गॉट सिलेक्टेड। तो मतलब ये आपकी So basically in interview they test the personality only and not the knowledge aspect. एग्जैक्टली। तो यही तीनों की टिप है। और मैं कर सकती हूँ ना, लिटरली कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे प्रीलिम्स नहीं निकलते थे और मैंने इतने प्रीलिम्स दिए नहीं निकलते थे। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, और आपको जब तक लगता है कि आप कर सकते हो आप करो। भले ही कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, डजेंट मैटर। एंड सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो आपको पॉजिटिविटी दे। जैसे मतलब मैंने बोला मेरे फादर हैं और मतलब मेरा भाई, मेरी खाला, जिन लोगों के साथ मैंने तैयारी की। तो आप ऐसे लोगों के साथ, फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे जैसे रुखसाना मेरी जो फ्रेंड है वो यहाँ पर आ भी चुकी है। तो ऐसे लोगों से अगर आप सराउंड करोगे ना अपने आप को पॉजिटिविटी से, तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक पाएगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बी कंसिस्टेंट, यू विल क्रैक इट, सीरियसली। थैंक यू सो मच मैम। सो एक लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि मैम आपने नोट्स बनाए थे, लाइक बिकॉज मेरे पास बहुत सारे जुडिशियल एस्पिरेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम क्या नोट्स कैसे बनाएं, मैम कैसे पढ़ें, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव दिस पॉडकास्ट हेल्प स्टूडेंट्स टू इंस्पायर देम, टू मोटिवेट देम, बिकॉज हमारे जुडिशरी एग्जामिनेशंस रेगुलर नहीं होते, देयर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन। तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि मैम आप क्या करें, अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आ रही है। सो आई बिलीव दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोना मोटिवेट ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। बट नोट्स के रिस्पेक्ट में आप क्या बताना चाहती हैं? मैं बहुत आलसी हूँ, मैं सच बताऊं तो मैंने नोट्स नहीं बनाए, कभी नहीं बनाए। मैंने बस जो कोचिंग करती थी तो मतलब उस टाइम पे जो वो लोग लेक्चर्स देते थे तो उसी के नोट्स बनाए। ऐसे स्पेसिफिक जो लोग नहीं बनाते हैं कि 3-4 बुक्स उठाई और उसमें से एकदम नहीं। मतलब उसका एक ही रीजन है, मैं आलसी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अरे कौन बनाए, बुक से ही पढ़ बार। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा करने से बेटर है लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन इज द की। यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें नहीं मतलब पढ़नी है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें। सेक्शन 11 हर बुक में सेम ही दिया रहेगा, सीपीसी का जो है वो हर ही जगह सेम है। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरी बुक लाओगे तो उसमें डिफरेंट मैटर होगा, नो, सब जगह सेम है। अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए बट उसको बार बार पढ़िए। इतना पढ़िए ना कि आपको एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, इतना आपको पढ़ना चाहिए। लोग बोलेंगे झूठ बोल रही है ये वो, बट मतलब यही सच है। और नोट्स मैंने बताया कि मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है और मुझे ऐसा लगता है मैं सभी लिख लूंगी, तो इससे अच्छा है कि फालतू में एक एक्स्ट्रा लेबर हो रहा है। बट जो लोग को फीजिबल लगता है, जो लोग के लिए कन्वीनियंट है पढ़ना, तो आप बिल्कुल करिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, प्रिपरेशन इज वेरी सब्जेक्टिव। लाइक मेरी जो फ्रेंड है रुखसाना, वो 10 से 12 घंटा पढ़ती है, वो अर्ली वेकअप मतलब सुबह सुबह उठेगी, जल्दी सो जाएगी। ऐसे मैं एकदम ऑपोजिट हूँ। मैं 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाती, मेरी कैलिबर ही नहीं उतना, और मैं लेट मतलब आई एम एन आउल ये कह सकते हैं। तो हम लोग एकदम ही डिफरेंट थे। तो उसकी तैयारी अगर आप सुनेंगे तो और मेरी तैयारी तो बहुत डिफरेंट है। प्रिपरेशन इज वेरी सब्जेक्टिव। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल। अगर आपको लग रहा है आप नोट्स में कंफर्टेबल है, उसी से आप पढ़ पा रहे, आप डेफिनेटली नोट्स ही पढ़िए। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करने की। मैंने खुद किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की, अपनी स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली मैंने खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। तो मेरी भी आप हेल्प लीजिए। आप बिल्कुल कुछ कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप बिल्कुल उससे हेल्प लीजिए, बट मुझे ही एकदम फॉलो करना नहीं। आपके लिए जो बेटर है, आपके लिए जो फिजिबल है, आप वही करिए और हो जाएगा एग्जाम क्लियर। सीरियसली दिस इज आई वुड से परफेक्टली सेड बाय हर कि अपना स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने आप जैसे स्टेट को टारगेट करें। आई ऑलवेज टेल दिस थिंग इन टू माय स्टूडेंट्स कि अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसमें कंसिस्टेंसी रखो, रादर देन रशिंग फॉर डिफरेंट नोट्स और रशिंग फॉर डिफरेंट सोर्सेज। एक सोर्स फॉलो करें, जैसा मैम ने भी बताया कि लिमिट करें अपने सोर्स को, अपना सोर्स एक रखें और उसको बार 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 रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और डेफिनेटली आप भी कभी हमारे साथ यहाँ पे होंगे। सो थैंक यू सो मच for being here, and it's our pleasure having you at this platform. Thank you. And I would like to congratulate you. Thank you. This was all from our end in this session. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.